देख रहे हैं 10 की दहाड़, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज लखनऊ में मुलाकात करेंगे और मुलाकात के दौरान दिल्ली के सीएम सपा प्रमुख से केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांगेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता समेत सियासी मुद्दों पर चर्चा भी करने वाले हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उनका पूरा डेलीगेशन यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज अखिलेश यादव से मुलाकात होने वाली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भी विपक्षी एकता की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मुलाकात का मकसद क्या है, समझिए आप। केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर मंथन लगातार हो रहा है और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे अरविंद केजरीवाल। आपके सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद होंगे डेलीगेशन के में, वो भी शामिल हैं और साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र अध्यादेश लेकर के आई और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेकर के आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमीशन गठित वाला ये पूरा अध्यादेश है और ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम फैसला एलजी के पास का प्रावधान है। केंद्र ने अध्यादेश लाकर एलजी को फिर से अधिकार सौंप दिए हैं और अखिलेश ने अध्यादेश को न्यायपालिका का अपमान बताया था और आज अखिलेश यादव के साथ ही मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लखनऊ में आज होने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात से कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। सपा ऑफिस के बाहर स्वागत के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के स्वागत के बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने सपा ऑफिस के बाहर से जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारे में हलचल भी तेज है। हम इस समय सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय के बाहर जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं जिन पर लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का लखनऊ आगमन पर स्वागत है। इसी तरह के होर्डिंग बैनर जो हैं वो पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पूरे विक्रमादित्य मार्ग पर लगाए गए हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है और सपा मुखिया अखिलेश यादव का आवास भी। आप देख सकते हैं किस तरह से इस सपा कार्यालय के आसपास इसी तरह के होर्डिंग जगह जगह लगे हुए साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आवास है इसी रोड पर कुछ 100 मीटर आगे, उसके सामने भी ऐसे ही होर्डिंग लगे हुए हैं। आज दोपहर में ये मुलाकात होगी और सपा कार्यालय पर होने वाली इस मुलाकात के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के उस बिल को लेकर सपा का समर्थन मांगेंगे जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा हुआ बिल है, जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है। राज्यसभा में वो पास ना हो पाए, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन लेने में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज उनकी मुलाकात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी होगी। हालांकि ये माना जा रहा है, ये तय है कि आज की इस मुलाकात के दौरान चर्चा सिर्फ इस अध्यादेश पर नहीं बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी होगी, जिस तरह से विपक्षी दल गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए एकजुट होने की कोशिशें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज की ये मुलाकात जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा का तंज। मोहल्ले के नेताओं से मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा ये कह रही है सपा से यूपी में कोई पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। भाजपा ये कह रही है मोहल्ले के नेताओं के साथ आ जाने से, साथ मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार के मसले पर उनके बहुत से नेता परेशान हैं, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। पहले क्या क्या बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो अखिलेश यादव से उन विचारों के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में अरविंद केजरीवाल, क्या बोलते थे लालू यादव के बारे में अरविंद केजरीवाल? ये लोग की कथनी करनी अलग है, ये मिलने जुलने आ रहे हैं।
कि अरविंद केजरीवाल जी एक नए तरह की राजनीति देश में लेकर के आए थे। नए तरह की राजनीति में उन्होंने तमाम ऐसे दलों को लेकर के आलोचनाएं की थी जो परिवार के आधार पर चल रहे थे, जो जाति के आधार पर चल रहे थे। पानी पी पी करके कोसते रहे एक समय में लालू प्रसाद यादव जी को, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति को। लेकिन आखिरकार आज अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं इन्हीं तमाम पारिवारिक दलों के, इन्हीं राजनीतिक जो जातिवादी राजनीति करने वाले दल थे उनके साथ गलबहियां करने का प्रयास कर रहे हैं। सच ये है कि आज समाजवादी पार्टी हो, उसके पास भी कोई साथी नहीं है। यूपी में सबके साथ ले चुके, गठबंधन कर चुके, अब यूपी में कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अब अरविंद केजरीवाल एक सहारा दिखाई पड़ रहे हैं। अब आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चले, मेरे साथी शैलेश वहां से जुड़ चुके हैं और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल हैं, वो उनसे बात करेंगे। जी शैलेश। बिल्कुल दीपा, देखिए हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं और आज हमने देखिए सुबह नज़ारा दिखाया था किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के बोर्ड पूरे रोड पर सपा कार्यालय से लेकर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आवास तक लगे थे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वागत को लेकर ये बोर्ड लगे थे। काफ़ी अहम मुलाकात भी है। आज बात करते सीधे नरेश उत्तम पटेल जी से। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात होनी है, उसको लेके भाजपा कह रही है कि मोहल्ले के लोगों की पार्टियां हैं, मुलाकात करती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कल 6 तारीख थी और परसों 5 तारीख थी। 4 तारीख से मैं समाजवादी पार्टी के जो लोक जागरण अभियान के कार्यक्रम हैं उसमें 3 दिन से दौरे में था और मुझे अभी अखबार से मालूम हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। सर, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, इतनी बड़ी मुलाकात सपा कार्यालय में होनी है और आप कह रहे हैं कि आपको आज पता चला अखबारों से, चैनल के माध्यम से, बड़ा ये तो ताज्जुब वाली बात है। इसमें क्या ताज्जुब है? हम 3 दिन से अपने प्रशिक्षण शिविर में थे। कल हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी प्रशिक्षण शिविर में बड़ी सभा में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हम लोगों की कोई ये बात नहीं हुई है कि आज कौन आएगा, किससे वार्ता होगी। और मैंने अखबार में पढ़ा और कल मुझे आपके चैनल के किसी सज्जन ने पूछा था तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, बहरहाल इस मुलाकात को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले की पार्टियां हैं, मिलती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा है उनका नेता कि 100 लंगड़े अगर एक साथ दौड़े तब भी वो एक अच्छे धावक को नहीं हरा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लंगड़े तो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों पर इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है हम लंगड़े हैं, उनके दिमाग में अगर हम लंगड़े हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में शोभा नहीं देता। जिस तरह से लगातार सभी विपक्षी दल के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीज़ें तमाम दिख रही हैं, क्या लगता है 2024 में जो एक गैर भाजपाई सरकार के लिए गठबंधन बनाने की राह है वो आगे प्रशस्त होती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि सभी सीटें जीते और अपने संगठन की तार को मजबूत करने के लिए हम अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सर, जो अभी 2 दिन का आप लोग का प्रशिक्षण शिविर चला, एक बड़ा मुद्दा उसमें ये भी रहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरह से दलितों को, अति पिछड़ों को, उनको भी संपर्क करके उनको जोड़ा जाएगा पार्टी से 2024 के लिए, तो किस तरह की रणनीति आई? ये लंबे अरसे से समाजवादियों ने जातीय जनगणना की बात की है। इस देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 के आधार को मान करके, खास करके पिछड़े वर्गों की जनगणना मान करके आज भी काम हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, चौधरी चरण सिंह ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने और देश के विभिन्न नेताओं ने पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना की बात कही थी। उस समय की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराया। एक बार जातीय जनगणना की बात मनमोहन सिंह की सरकार में हुई, जनगणना हुई, लेकिन जनगणना का आंकड़ा नहीं पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने भी ये मामला उठाया था। आज भी समाजवादी पार्टी लोकसभा से विधानसभा में और विधानसभा से राज्यसभा, विधान परिषद तक सभी जगह इस बात मुख्य मुद्दा होगा 2024 में। मुद्दा तो गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी बता रहे हैं। और साथ ही जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है उस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बहुत
वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है वो उनका काम वो करते रहे, लेकिन विपक्षी एकता तो दिखाई दे रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के टिफिन पर चर्चा की बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में टिफिन पर बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा और इनके अलावा सभी विधायक, पार्टी के पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे सभी से और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी है, और इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है, उनको भी बुलाया गया है। और साथ ही इनमें वो भी शामिल होंगे जिनके पास कभी कोई पद भी रहा होगा, और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही पश्चिम यूपी में जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर और कितना काम करना है, इसी को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। देखिए, भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है, ये बताते हैं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 80 में से 62 सीटें जीती। 2 अपना दल एस यानी कि जो सहयोगी पार्टी बीजेपी की, कुल मिलाकर के 64 सीटें जीती। और जून 2022 उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर सीट भी जीत ली। यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीट को जीतना भाजपा का लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर की सीट हार गई थी भाजपा, और 2022 में अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट भी बीजेपी हार गई। और भाजपा के लिए अंबेडकर नगर लोकसभा सीट काफी अहम है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5000 वोटों से हारी थी, और 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22,000 वोट से बीजेपी हारी थी। बिजनौर लोकसभा सीट भी 70,000 वोटों से बीजेपी हार गई थी। संभल लोकसभा सीट भाजपा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी, और मुरादाबाद की लोकसभा सीट भी भाजपा 95,000 से ज्यादा वोटों से हार गई थी। इसके अलावा अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से हारी थी। तो जो हारी हुई सीटें वहां पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज टिफिन पर चर्चा भी कर रहे हैं जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र वो देंगे। हारी हुई सीटें जिनको लेकर मंथन तो हो ही रहा है, लेकिन जहां पर 2019 में जीत का अंतर कम रहा, वहां पर भी और मजबूती किस तरीके से लानी है, इसी को लेकर वो चर्चा करें। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव कर सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के अंतिम मोहर लगने के बाद संगठन में बड़ा बदलाव होगा, ये बात सामने आ रही है। यूपी समेत कई राज्यों के बदले जा सकते हैं राज्य और चुनाव प्रभारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी कर रही है बीजेपी। 24 के चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और जीत पर बीजेपी की नजर है। भाजपा संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। पीएम मोदी की अंतिम मोहर लगने के बाद संगठन में फेरबदल हो सकता है। यूपी समेत कई राज्यों के बदले जा सकते हैं राज्य और चुनाव प्रभारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये खबर अहम है। और देखिए, 24 के चुनाव से पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और जीत पर भाजपा की नजर, इसीलिए कहा जा रहा है संगठन में बदलाव संभव है। और इसी पर मेरे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं। अविनाश, 24 का चुनाव तो है ही, साथ में उससे पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और सभी चुनाव जो आगामी है उन पर जीत किस तरीके से सुनिश्चित हो, इसी पर ध्यान है बीजेपी का। इसीलिए खबर सामने आ रही है कि संगठन में आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अविनाश जी, बिल्कुल। अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का। ऐसे में जो राज्य के प्रभारी वर्तमान में है राधा मोहन सिंह, उनको बदले जाने की पूरी तैयारी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो उनके स्वास्थ्य कारणों से भी और उनकी जो बढ़ती उम्र है, इन तमाम सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य को प्रभारी दिया जाएगा जो पूरी तरीके से संगठन को मथे और 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको अर्जित करे। क्योंकि अगर बात करें तो बीते कल और परसों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने 4 घंटे 2 दिन लगातार बैठक की है, जिसमें तमाम तरह राज्यों की तफसील से चर्चा की है कि किन राज्यों में किस तरीके से संगठन में फेरबदल करना है और किन राज्यों में नए प्रभारी के साथ साथ नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना है। इसको लेकर के विस्तृत चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम मोहर के बाद बीजेपी अपने राज्यों के प्रभारी और जिन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलना है उनके नामों की घोषणा करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य का प्रभारी बदला जाना है, लिहाजा ऐसे में कई सारे नामों पर भी मंथन हुआ है। खासतौर से जो सूत्र बता रहे हैं हमें, उत्तर प्रदेश में प्रभारी के लिए धर्मेंद्र
प्रधान जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और इसके अलावा CR पाटिल जो कि गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नामों पर चर्चा हुई क्योंकि इनके जो कार्य रहे हैं संगठन को लेकर के वो काफी सकारात्मक रहे और काफी ज्यादा इसका जो साथ भी हुआ। बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को इनके कार्यों का मॉडल भी पेश किया गया जिससे कि वो सीख सके। इसी कड़ी में अगर बात करें जिस तरीके से CR पाटिल ने गुजरात के अंदर माइक्रो मैनेजमेंट करके वहां पे बूथ मैनेज किया है, उनके कार्यों को देखते हुए उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने टारगेट रखा है। 80 में से 80 हर एक लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है। लिहाजा तैयारियां पूरी तरीके से बीजेपी की ओर से की जा रही है। बिल्कुल ठीक है। संगठन को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ये जानकारी आप दे रहे हैं अविनाश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कई राज्यों के प्रभारी और चुनाव प्रभारी बदले जाएंगे, ये जानकारी आप साझा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कई विधायकों को टिकट मिलना तय है। पूरब से लेकर के पश्चिम तक के कई भाजपा विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए हैं। भाजपा के तमाम मौजूदा सांसद के लिए अपने ही जो है वो चुनौती बन रहे हैं। योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक लड़ना चाहते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसद पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से खबर, दिनेश शर्मा और स्पीकर सतीश महाना के नाम की चर्चा। कुशीनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह का नाम आगे है। देवरिया सीट से भाजपा विधायक शिरोमणि त्रिपाठी का नाम चल रहा है। बस्ती से पूर्व विधायक CP शुक्ला पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी, और प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के नाम की चर्चा बाराबंकी से है। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये बात सामने आ रही है। मुख्य आरोपी की फोटो ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण को लेकर बद्दो उर्फ शाहनवाज, गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला। अब तक 5 नाबालिग के धर्मांतरण की बात सामने आई है। 2 नाबालिग गाजियाबाद के, एक फरीदाबाद, एक चंडीगढ़ और एक मुंबई का है, ये बताया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण करने का आरोप है। क्या सच्चाई और पूरी खबर है क्या? शक्ति सिंह मेरे साथी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। शक्ति, क्या ये पूरी खबर है? ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्मांतरण का खेल यहाँ पर चल रहा है। देखिए, बिल्कुल अभी तक 4 नाबालिग किशोर थे, उनकी तस्दीक हुई थी कि उनका धर्मांतरण कराया गया। वहीं अब 5वां जो छात्र है, जो नाबालिग किशोर है, जो कि मुंबई का रहने वाला है, उसका भी नाम प्रकाश में आया है। और बताया ये जा रहा है कि कई ऐसे और छात्र हैं जो कि इसकी ये उनका धर्मांतरण करा चुका है। तो इसमें सैकड़ों की तादाद में हालांकि नाम आ रहे हैं, जो कि इसमें मुख्य आरोपी है, जिसका फोटो हमारे हाथ आया है। ये 24 वर्षीय है, जिसका नाम बद्दो उर्फ शाहनवाज है, जिसके लिए मुंबई में इस समय भी जो गाजियाबाद पुलिस है मौजूद है। पुलिस की कई टीमें वहां पर लगातार लगी हुई हैं। सिर्फ 24 वर्षीय ये गिरोह का सरगना है, जो कि अपने एक मिशन के तहत लगा हुआ था और धर्मगुरु नहीं बल्कि इस धर्मगुरु बनकर इसने कई राज्यों में अपना जाल फैला दिया, सिर्फ ऑनलाइन गेम के चलते। 4 नाइट गेम है और जिसका जो चैट है, उसकी जो चैटिंग मिली है पुलिस को, वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जिस तरीके से जो नाबालिग, ठीक है, और अब तक 5 नाबालिग के धर्मांतरण की बात सामने आ रही है। शक्ति, आप पूरी डिटेल साझा कर रहे हैं, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।